नमस्कार दोस्तों, विश्व और भूगोल के मैपिंग सीरीज़ में आज जो पहला टॉपिक है विश्व जलवायु प्रदेश, उस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा टफ है, इसलिए इस पे हम थोड़ा मैपिंग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक समझ गए आप तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो मैपिंग सीरीज़ है उसमें ये पहला टॉपिक है विश्व जलवायु प्रदेश। तो आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि विश्व जलवायु प्रदेश में हमें कैसे क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं जो कि हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। आज हमारा विश्व जलवायु प्रदेश टॉपिक कल ग्रुप में पोस्ट किया गया 1 जून को, और इस पे आप लोग 4 से 5 दिन टाइम देकर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल माइंड में रन करने लगे आपके टॉपिक ये। उसके बाद हम लोग इस पर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विश्व जलवायु प्रदेश का ये पहला टॉपिक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, अंटार्कटिका, एशिया, फिर भारत के भूगोल मैप वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें जो भी लिखी हुई हैं सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा है विश्व जलवायु प्रदेश। चैप्टर 1 है विश्व जलवायु प्रदेश, जिसका नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड ही कर दिया गया है। बहुत लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो पहला मैंने बनाया है विश्व जलवायु प्रदेश, इसमें देखिए हमने उत्तरी गोलार्ध की चीज़ों को शो किया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जो बनाया हुआ है 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, फिर 0 से 90 डिग्री इधर भी आएंगे, तो ये आपको पता है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, और इधर वाला जो पार्ट होता है ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध को समझेंगे। सेम चीज़ें जो यहाँ पे दिख रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, वही चीज़ें आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, सेम चीज़ें आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखेंगी। तो इसलिए हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की चर्चा करेंगे। जो चीज़ें उत्तरी गोलार्ध में हैं जलवायु वगैरह, वही सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें कैसे। देखिए, 0 से 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो होता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। ये 0 से 10 डिग्री के क्षेत्र में जो क्षेत्र ये वाला है ये आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन है ये। यहाँ पे 0 से 10 डिग्री के बीच जलवायु कैसी पाई जाएगी इसको हम आगे देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए 0 से 10 डिग्री को बोलते क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं। 10 से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये होता है आपका 10 से 30 डिग्री के बीच में होता है आपका ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उसके बाद 30 से 45 डिग्री यानी 30 से 45 डिग्री क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। इससे लगा हुआ है इसलिए ट्रॉपिकल्स की कंडीशंस कुछ यहाँ मिलती हैं, सो इसको बोलते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो 0 से 10 विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल। 10 से 30 उष्णकटिबंधीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। 30 से 45 उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। और 45 से 60 जो होता है उसे बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी ये वाला क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और ऊपर हमारा है शीत कटिबंध या टुंड्रा प्रदेश, उसको बोलते हैं विंटर जोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 0 से 10 डिग्री की से 10 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 डिग्री हम लोगों ने जलवायु वगैरह पढ़ ली। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने उत्तरी गोलार्ध की चर्चा कर ली हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया जाए, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ा उनसे संवेदनाएं तो हैं हमें। समस्या ये हो जाती है कि प्रॉपरली हम इंग्लिश मीडियम के हैं नहीं, वरना कन्वर्ट करने की तो पूरा मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन समस्या ये हो जाती है ना कि फिर मेरे को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी उस लाइन में तो मैं हूँ नहीं कि भाई पूरा एकदम प्रोफेशनल बन जाऊँ उसमें, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से बेहतर देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद देखिए, मैंने आपको कोरियालिस बल को समझाया था। ठीक है, कोरियालिस बल को समझाया था मैंने, तो कोरियालिस बल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोरियालिस बल एक ऐसा बल होता है, समझिएगा, एक मतलब कोरियालिस बल एक ऐसी ताकत जो क्या करे कि जब पृथ्वी के आप उत्तरी गोलार्ध में जाइए यानी कि 0 डिग्री से ऊपर, और जब पृथ्वी के आप दक्षिणी गोलार्ध में आइए यानी 0 डिग्री से नीचे। भैया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है ना भैया। ये होता है आपका नॉर्थ, ये इधर वाला रीजन होता है आपका साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, और इधर होता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो हम हम नीचे और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोरियालिस बल होता क्या है, एक ऐसी ताकत जिसके कारण पृथ्वी के जो उत्तर में जब आप जाएं, तो सपोज दैट आपने एक बॉल फेंका, वह बॉल क्या है, जानी तो चाहिए सीधी। भाई अगर आपने यहाँ पर एक बॉल फेंका हुआ है, यहाँ पे आपने एक बॉल फेंका,
ये भाई जानी चाहिए सीधी, यही तो होना चाहिए कि अगर आप भाई कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो जाकर तो वो सीधी जानी चाहिए। लेकिन हो क्या कि जब सीधी फेंके तो क्या हो कि अपनी दिशा से क्या हो, वो दाईं ओर मूव हो जाए, यानी इधर सीधे न जाके इधर की ओर मूव हो जाए। और जब आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हों और इधर फेंकें तो भाई इधर से फेंकेंगे तो इधर दाएं किधर होगा, इधर का दाएं इधर होगा। ठीक है, जब आप इधर करके साउथ की तरफ खड़े होंगे चेहरा करके तो आपका दाएं इधर होगा, और जब नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो आपका दाएं इधर होगा। तो यानी जब इधर को फेंके तो आपका दाएं इधर हो जाएगा, और जब इधर फेंकेंगे तो इधर आपका दाएं इधर हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे है कि जब आप दक्षिण गोलार्ध में खड़े हों और कोई चीज़ फेंकें, यहाँ से कोई चीज़ फेंकें, जब साउथ गोलार्ध में कोई चीज़ फेंकें तो भाई जाए तो चाहिए सीधी, लेकिन सीधे ना जाके क्या हो जाए, इधर की ओर मुड़ जाए। और जब आप इधर फेंकें तो सीधे ना आके क्या हो, इधर की ओर मुड़ जाए। तो कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा बल जिसके चलते क्या हो कि उत्तरी गोलार्ध में फेंकी गई कोई वस्तु अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाए और दक्षिणी गोलार्ध में फेंकी हुई कोई वस्तु अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाए, तो इसे बोलते हैं कोरियालिस बल बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है भैया? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है आपकी, और घूमने के कारण एक बल को उत्पन्न कर रही है। इसी बल को हम कोरियालिस बल कह देते हैं। और घूर्णन के कारण क्या होगा, पृथ्वी जितनी तेज घूमेगी, जितना ज़्यादा घूर्णन होगा उसका से उतना ही अधिक कोरियालिस बल होगा। ठीक है, आई थिंक कोरियालिस बल बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोरियालिस बल में पूरी कहानी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग हमारे नोट्स में। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं भैया, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ठीक है, वहाँ मैंने सर्किल फॉर्म में बनाया था, यहाँ मैंने इस फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, इसको आप सर्किल ही मान लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री, 10, 30, 45, 60, 90, आप ऐसे कर लीजिए, 0, 10, 30, 45, फिर 60, फिर 90। भैया आपको ऐसे रटना पड़ेगा, पूरा रट जानी चाहिए आपको चीज़ें। ठीक है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 से 10 डिग्री क्या होगा, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। 10 से 30 डिग्री के बीच में क्या होगा, 10 से 30 डिग्री के बीच में महाद्वीप के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो भैया मानसूनी जलवायु मिलेगी हमको। महाद्वीप के पश्चिम में जाएंगे तो हमको भैया मरुस्थलीय जलवायु मिलने वाली है, और बीच में आएंगे तो सवाना जलवायु मिलने वाली है। सेम वही चीज़ें 30 से 45 जब जाएंगे तो महाद्वीप के जब पूर्व में जाएंगे तो हमको चीन तुल जलवायु मिलेगी, पश्चिम में जाएंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी, बीच में रहेंगे भैया तो स्टेपी जलवायु मिलेगी। सेम चीज़ें वही यहाँ पे 45 से 60 के बीच, महाद्वीप के पूर्व में जाएंगे तो लाइडेसन जलवायु मिलेगी, महाद्वीप के पश्चिम में आएंगे तो ब्रिटिश तुल जलवायु मिलेगी, बीच में जाएंगे तो साइबेरियन जलवायु मिलेगी। अगर हम 60 से 90 के बीच में आते हैं भैया तो हमको मिलती है शीत कटिबंध जलवायु। इसी जलवायु प्रदेश को हम आगे बाई 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें वही हैं, ऊपर की चीज़ें 0 से 10, 10 से 30 मैंने बनाया हुआ है। 0 से 10 डिग्री के बीच में जो चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैंने बताया कि 0 से 10 डिग्री के बीच में होता क्या है कि यहाँ पे विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। आपको पता है अच्छे से क्या होता है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की कुछ विशेषताएं होती हैं, आपको समझिएगा। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश क्या होता है कि 0 से 5 डिग्री अक्षांशीय जो विस्तार होता है, स्पेशली वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको विषुवत-रेखीय। देखिए 0 से 5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में क्या होता है, यानी 0 से लेकर यहाँ कहीं 5 बीच में, आप ऐसे कर लीजिए 0 से 5 यानी यहाँ बीच में कर लीजिए, यानी 5 डिग्री यहाँ मान लीजिए, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विषुवत-रेखीय क्षेत्र। ठीक है, लेकिन जो विषुवत-रेखीय जलवायु, भाई जलवायु ऐसा तो है नहीं कि 5 डिग्री पे आए यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हो गया आपका दूसरी जलवायु। भाई जलवायु धीरे 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 करते चेंज होती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे जाएंगे दूसरी जलवायु, यहाँ पे दूसरी जलवायु। भाई यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक हो सकता है कुछ पार्ट तक इसके दूसरी एक जलवायु मिले, यानी ये जलवायु जो आपकी इधर है साउथ में, यही जलवायु थोड़ी दूर और जाके मिले, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी जलवायु आ जाए। ऐसे ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन खींच दी गई है इसकी तरफ भाई ये जलवायु, इसकी तरफ ये जलवायु, ऐसा तो होता नहीं है। सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि 0 से 5 डिग्री क्षेत्र को अच्छा विषुवत-रेखीय क्षेत्र हम बोलते हैं, लेकिन 0 से 10 डिग्री अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो पूरा विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश का ही होता है। उसके बाद जो जलवायु पाई जाती है वो दूसरी जलवायु होती है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 0 से 10 डिग्री के बीच में क्या होता है, विषुवत-रेखीय जलवायु आपका पाया जाता है। इस प्रदेश में क्या होता है, आप देखिए मैंने कुछ चीजें बनाए हुए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्षा होती है वो वर्ष भर होती है, यानी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की वायु क्या होती है, गर्म होकर संवहनीय तरंग के रूप में चलती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा की फिर मैंने विशेषता लिखी है। ये विशेषता क्या है, वह संवहनीय वर्षा कैसी होती है भैया, ये अल्पकालिक वर्षा होती है, तीव्र गति से होती है, ठीक है, तड़ित झंझा के साथ होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, मूसलाधार होती है और कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है। यानी कोई भी पूछे कि संवहनीय वर्षा कैसी वर्षा होती है तो आप कहेंगे संवहनीय वर्षा एक ऐसी वर्षा होती है जो अल्पकालिक यानी बहुत थोड़े समय के लिए होती है, बहुत तेजी के साथ होती है, तड़ित झंझा के साथ होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, साथ ही साथ मूसलाधार होती है और कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है।
इस वर्षा की विशेषता ये होती है, विश्व रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो एक ऐसी वर्षा होती है जो कि दोपहर 2 बजे के बाद ही होती है। कारण क्या होता है, दोपहर 2 बजे का तापमान इतना गर्म हो जाता है कि फिर वर्षा हो ही जाती है। तो स्पेशली 2 बजे के बाद यहाँ पे पर डे वर्षा होती है। एक बात आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पे शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। यहाँ एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहाँ पे स्पेशली सिर्फ और गर्मी ही गर्मी दिखने मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर मैंने देखिए क्या लिखा है, जब यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो भैया होगा क्या, जब यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है ना तो क्या होता है, यहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ वन तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ जो वन पाए जाते हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन उन वन की जो लकड़ियाँ होती हैं भैया ना, बहुत कठोर लकड़ी होती हैं, वो किसी यूज की होती नहीं हमारे, ठीक है। तो ये लकड़ियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। लेकिन ये लकड़ियाँ कठोर होती जो होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें जैव विविधता ज़्यादा होती है, जैवभार ज़्यादा होता है, परिस्थिति की उत्पादकता भी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये पेड़ ऐसे हो जाते हैं कि ये आपस में भी ऐसे सट हो जाते हैं, ऐसे सट जाते हैं, ठीक है। जब आप ऊपर से जाएंगे कभी और हेलीकॉप्टर वगैरह से ऊपर से निकलेंगे तो आपको लगेगा ना कि नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल दलदली भूमि। कारण क्या है, धूप नीचे आ नहीं पाती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत अंधकार होता है, नमी होता है। तो यहाँ पे सांप बहुत पाए जाते हैं, सीसी मक्खी पाई जाती है। आपको पता है सीसी मक्खी कैसी मक्खी होती है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, सीसी मक्खी यहीं पाई जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं, आपस में इतने सटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे वृक्ष जो है ऊपर से क्या होता है, एक फॉरेस्ट क्राउन का निर्माण कर रहे हैं। फॉरेस्ट क्राउन मतलब क्या होता है, आपस में सटे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि जंगल के मुकुट इनको बोल सकते हैं, जंगल वृत्तांत का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसी झाड़ियाँ एक दूसरे पेड़ को ऐसे एकदम लगी रहती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो जैव विविधता का स्तर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे शो की है, ठीक। फिर एक डायग्राम मैंने देखिए यहाँ बनाया हुआ है, इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भैया, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जब तापमान होगा तो क्या होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो यहाँ की जो वायु होगी वो हल्की हो जाएगी। जब वायु हल्की होगी तो भाई क्या होगी, उठेगी। और जब वायु उठेगी तो क्या होगी, संघन से विरल माध्यम में जाएगी। जब संघन से विरल माध्यम, मान लो वायु यहाँ उठी, संघन से जब विरल माध्यम में जाती है तो वायु क्या होती है, ऐसे फैलती है। वायु क्या होती है, ऐसे फैलती जाती है, ऐसे फैलती जाती है। फैलने से क्या होता है, वायु को जो तापमान होता है, तापमान में क्या होता है, जो या भाई वायु गर्म से विरल, विरल से संघन माध्यम में गई तो भाई वहाँ के जो वायु का तापमान उस पर क्या होगा, भाई धीरे धीरे कमी आएगी। जब कमी आएगी तो क्या होगा, फिर कमी आएगी तो क्या होगा, संघनन होगा। संघनन से क्या होता है, वर्षा होती है। वर्षा कब होती है, दोपहर 2 बजे के बाद होती है, जो कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए विश्व रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है इसके विषय में थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ 2 बजे के बाद वर्षा होती है, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। अब देखिए ये विश्व रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। वायु के उत्थान की दर भी, भाई तापमान ज़्यादा होगा तो वायु उत्थान की दर भी ज़्यादा होगी ना। अब जब ज़्यादा तापमान होगा तो यहाँ क्या होगा, वर्षा कैसी होगी, बहुत तेज होगी, तड़ी झंझा के साथ होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। एक ही स्थान पे क्या होगी, रुक रुक कर वर्षा होगी। और वर्ष भर यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए कारण क्या होता है, वर्ष भर यहाँ वर्षा होती है। और वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ वर्षा वाले दिनों की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तड़ी झंझा यानी कि चमक के साथ वर्षा होती है, इसलिए यहाँ तड़ी झंझा वाले दिन होते हैं, उनकी भी संख्या सर्वाधिक होती है। ये सब चीज़ें मैंने पूरी कहानी जो है ना भैया इस अपने नोट्स में लिखी हुई है। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा। इस नोट्स में पूरी कहानी मैंने जो यहाँ पे आपको बताया ना, पूरी कहानी, इसी कहानी को पूरा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जिसको जो चीज़ समझ में आएगी उसको मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ विश्व रेखीय जलवायु की देखिए कोई छोड़ा नहीं इसमें मैंने। यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताड़, रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, बेद, रोजवुड, सिनकोना, आबूनस। पश्चिमी घाट असम में पाया जाता है आबूनस, ध्यान दीजिएगा भैया इसको, ठीक है। विश्व के सभी वन क्षेत्रों में विश्व रेखीय सदाबहार वनों की परिस्थिति की महत्व सर्वाधिक है, किंतु इनका आर्थिक महत्व कम है। कारण क्या है, मैंने पूरी कहानी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए अब क्या होता है, विश्व रेखीय जलवायु प्रदेश में कुछ स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। तो स्थानांतरणशील कृषि जो होती है यहाँ पे की जाती है, इसको क्या क्या बोलते हैं उसे देख लीजिएगा। ब्राजील में क्या बोलते हैं, ब्राजील में बोलते हैं रोका, श्रीलंका में बोलते हैं चेन्ना, थाईलैंड में बोलते हैं तमराई। हालांकि याद करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है थमराई, थमराई से आप तमराई याद कर लीजिएगा, क्योंकि थाईलैंड से थमराई बैठ रहा था तो मैंने थमराई लिख दिया। थमराई से आप तमराई याद कर लीजिए, इसका वास्तविक नाम तमराई ही है। वेनेजुएला का वेनुको लिख दिया है मैंने, वेनुको लिखा है, लेकिन इसको याद क्या करना है आपको, कोनुकू, क्योंकि यहाँ जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसे बोलते हैं कोनुकू, ठीक है। यहाँ इंडोनेशिया मलेशिया में क्या होता है भैया, लदांग होता है, लदांग होता है। यहाँ पे क्या होता है, लदांग होता है, ठीक है।
इंडोनेशिया मलेशिया में जो होता है वो होता है लदांग, आपका लदांग होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है लदाई, आप लदांग याद कर लीजिएगा। नागालैंड में भैया झूम कृषि होती है, बहुत फेमस है, आप पढ़े होंगे। उड़ीसा में 3 कृषि होती है झूम कृषि, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। उड़ीसा में बोलते हैं कमान, विंगा, धावी, पीसीएस पूछ चुका है, देख लीजिएगा पीबीएस से पलट कर। आंध्र प्रदेश में होता है डीपी, पोडा, पेडू, मैंने ट्रिक लिखा है डीपोपेया। भैया आप सुने होंगे जब बस वस आती है तो आप लोग बोलते नहीं भैया डीपो पे आ जाइए, वहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो डी से होता है डीपी, पो से होता है पेडू, पे से होता है पेडू, और आ मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो डीपोपेया सेम वही दक्षिण भारत की कृषि मैंने लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत की कृषि। यहाँ पे क्या लिखा है, दक्षिण भारत में लिखा है, ट्रिक लिखा है जायदा, जायद मतलब मुझे जाने दीजिए भैया, जा से होता है जारा, ए से होता है एरफा, दा से होता है दक्षिण भारत। तो इसको देख लीजिएगा। राजस्थान में क्या होती है भैया, वत्रा होती है। अब देखिए विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है वहां पे जो मृदा पाई जाती है वो लेटराइट मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो होता है वो लेटराइजेशन प्रक्रिया के कारण होता है। इस प्रक्रिया में होता क्या भैया, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा वर्षा होती है, आपको पता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है। तो वर्षा ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो मृदा की ऊपरी भाग होता है ना, जिसमें भाई उर्वरक तत्व पाए जाते हैं, वो क्या होता है घुलकर निचले भाग में बैठ जाते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि ए संस्तर से सी संस्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ये, तो ये क्या होते हैं नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में क्या करते हैं कि एनपीके मतलब आप जानते ही हैं भैया, डेफिनेटली बहुत लोग नहीं जानते, तो बता दूं भैया एनपीके मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका क्या होता है भैया हम लोग छिड़काव कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो मृदा की उर्वरकता खत्म हो गई ना, उसमें क्या होता है वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ फसलें अच्छी मिलती हैं। ये मृदा ये स्पेशली पाई कहाँ जाती है मृदा, ये भैया आपके केरल, कर्नाटक और मेघालय में पाई जाएगी। कारण क्या है, यहाँ वर्षा क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें तापांतर लिख दिया मैंने, इसमें सभी जलवायु प्रदेशों में जो न्यूनतम तापांतर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वो यहीं पर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश की। मैंने 0 से 10 डिग्री के बीच में जो पाया जाता है उसकी चर्चा कर ली है। अब मैं 10 से 30 डिग्री के बीच में जो पाया जाता है ना, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। 10 से 30 डिग्री के बीच में क्या होता है इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, आपसे ध्यान सुनिएगा। 10 से 30 डिग्री मैंने शुरुआत में बता दिया था कि महाद्वीप के जो महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होता है वहां पाया जाता है मानसूनी जलवायु प्रदेश। जो इसका पश्चिमी भाग होता है उस वहां पाया जाता है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और जो इसका बीच वाला भाग होता है यहाँ पाया जाता है सवाना या सूडान तुल जलवायु प्रदेश। अब 0 से 10 डिग्री महाद्वीप के पूर्व में स्थिति क्या होती है कि यहाँ पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। अब ये पूर्वा पवन जो होती है ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, सबसे अधिक प्रभावित होती है, सबसे अधिक क्या होती है प्रभावी रहती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है मानसूनी जलवायु प्रदेश में पूर्व की तरफ से हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं। अब हवाएं चलते चलते क्या होता है भाई, जलवाष्प तो बहुत ग्रहण करती हैं। जब जलवाष्प की मात्रा ग्रहण करती है तो यहाँ तो वर्षा ज़्यादा करती हैं, यहाँ पे उससे कम करती हैं, और यहाँ सबसे कम करती हैं। यहाँ जो वर्षा की मात्रा करती हैं वो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा करती हैं भाई। क्योंकि यहाँ तक आते आते होता क्या है ना, यहाँ तक आते आते होता क्या है कि जो जलवाष्प की मात्रा होती है, वायु की जो वेग की दर होती है बहुत कम हो जाती है, जलवाष्प की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि पूर्वा पवन यानी जिसे व्यापारिक या सन्मार्गी पवन भी कहते हैं, उससे जो वर्षा होती है वहां तक जाते जाते हो नहीं पाती है। यही कारण है कि महाद्वीप के पश्चिम में स्पेशली मानसूनी जलवायु का विकास भी पाया जाता है। मानसूनी जलवायु दशा में होता क्या है कि जो ये जलवायु दशा होती है इसमें ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, यहाँ पे पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है, और इसलिए पूर्वा पवन का प्रभाव ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही इस क्षेत्र में होती है, शीत ऋतु में नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु में कब होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, सितंबर में होगी। यानी इन 4 महीने में इन यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे बना दे पीसीएस में आरओ में क्वेश्चन बना दे, कथन बना दे आपसे कि क्या मानसूनी जलवायु प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, कथन दे दे कि मानसूनी जलवायु प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, कारण दे दे कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यंत ही गर्म पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। इसका मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूं मैं। इसे देखिए दो स्टेटमेंट बनाए हैं। पहला ये बनाया है आपका कि मानसूनी जलवायु दशा की ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, भैया गलत है। कारण क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ भैया पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है, इसलिए ये क्या होती है ग्रीष्म ऋतु की शुष्क नहीं होती है, ये आर्द्र होती है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान अत्यंत ही गर्म पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, दूसरा क्या है इसमें सही है। मुझे लगता है ये जलवायु प्रदेश भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। भैया जो कहानी लिखी है, कहानी हमारे जो बैच में है वो आप पढ़ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर हम पढ़ लेते हैं मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश क्या होता है, मैंने बता ही दिया कि 10 से 30 डिग्री के बीच में महाद्वीप के पश्चिम में आपकी कौन सी दशा पाई जाएगी भैया, आपके पाया जाएगा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब ये जलवायु प्रदेश जो होता है यहाँ पे क्या होता है 10 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में, मैं पीछे चर्चा कर लेता हूँ, यही चर्चा कर लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा समझ में आपके आएगा, देखिए ये क्या होता है 10 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में क्या होता है
यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कारण क्या है, जो पूरा पवन का प्रभाव होता है जब यहाँ तक पहुँचता है ना भैया, तो बहुत कम हो जाता है, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको बहुत से मरुस्थल देखने को इस जलवायु प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप हमारे नोट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा भी था, दिखाया भी था। देखिए यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ जो हवाएं जो होती हैं ऑन शोर होती हैं और यहाँ जाके क्या होती हैं, ऑफ शोर होती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, जब हवाएं ऐसी जाती हैं ना इस 0 से 30 डिग्री के बीच में, ये आप देखिए 0 से 30 डिग्री के बीच में मैंने दिखाया है। अब इसमें जो देश पड़ेंगे यहाँ पे जो देश पड़ेंगे, यहाँ पे जो देश पड़ेंगे, यहाँ जो देश पड़ेंगे, उनकी जलवायु आप खुद सोचिएगा क्या हो सकती है। अब यहाँ से हवाएं जब इंटर करेंगी, ठीक है, यहाँ जब हवाएं इंटर करेंगी तो यहाँ जाएंगी, तो यहाँ का जो जल होगा ये किस तरफ ले जाएंगी, इधर ले जाएंगी ना। जब यहाँ का जल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यहाँ का जल तो खाली हो जाएगा। जब यहाँ का जल खाली हो जाएगा तो ये नीचे की जो जल है ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो इसी को बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ करंट, ठीक है। यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश विस्तार का क्षेत्र क्या होता है। और एक चीज और भी है, अब यहाँ देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, ये चित्र बनाया मैंने कि क्या होता है, 0 डिग्री से हवाएं जो होती हैं ऊपर उठती हैं। आपको पता होगा 0 डिग्री से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठ क्या होती हैं, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे जाके पुनः क्या करती हैं, नीचे गिरती हैं, ऐसे गिरती हैं। इसको बोलते हैं वायु का अवतलन होना, यानी वायु का नीचे गिरना। यानी कहने का सेंस भैया ये है ना मेरे कि 0 डिग्री से तो उठी है, यहाँ जाके यहाँ गिरी, यहाँ उठी तो यहाँ जाके यहाँ गिरी। भाई दोनों गोलार्ध में गिरेंगे ना, उत्तरी दक्षिण गोलार्ध दोनों में गिरेंगे, ऐसा तो नहीं एक गोलार्ध में गिरेंगी, तो दोनों गोलार्ध में गिरेंगी। अब जहां वायु गिरती है, जहां वायु गिरेगी वहां क्या होगा, वहां उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा ना। तो वही चीजें मैंने आपसे कहा कि ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, अत्यधिक तापमान के होने की वजह से वायु गर्म होकर उठती है और वायु जब वायुमंडल में जाती है तो प्रसारित होती है और पुनः 30 से 35 डिग्री अक्षांश में क्या होती है, पुनः क्या होती है, अवतरित होती है, जिससे उच्च वायुदाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है, जो क्या होता है वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा है। देखिए हम यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मैपिंग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत नॉर्मल चीज़ें लिखे हैं। वैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ाएं तो लगभग 1 महीने कोर्स है भैया पूरा, वो तो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी हमारा हो जाएगा उसमें। लेकिन ये है कि पूरी उसमें कंप्लीट करने में फिर हमारा 3.5-4 महीने का कोर्स हो जाएगा। तो मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे आर में पीसेस में, तो उसमें हम ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो फिजिकल ज्योग्राफी चीज़ें हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ भी समझ में चीज़ें आ ही गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी पूरी कहानी मैंने नीचे लिखी है, हमारे जो बैच के हैं स्टूडेंट हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश क्या होता है भैया, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर लेते हैं। 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, इसे 30 से 45 डिग्री में बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं। अब 30 से 45 डिग्री में महाद्वीप के पूर्व में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है, महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है और बीच में पाया जाता है स्टेपी जलवायु। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जलवायु प्रदेश होता है 30 से 45 डिग्री के बीच में जो जलवायु प्रदेश होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने देखिए एक सेकंड, देखिए ये उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन प्रभाव रहता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ क्या होती है, इधर से हवा चलती है, और शीत ऋतु में क्या होती है भैया, इधर से हवा चलती है। भैया बीच का क्षेत्र क्या हुआ, संक्रमण का क्षेत्र हो गया ना भाई, इधर से भी हवा चल रही है, इधर से भी हवा चल रही है, बीच में आके टकरा ही रही होगी ना हवा, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, हम संक्रमण क्षेत्र भी बोलते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र, कोई पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र भैया गोलार्धों में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, तो आप बोल सकते हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश का भी क्षेत्र जो होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है। कारण क्या होता है कि यहाँ पूर्वा पछुआ दोनों पवनों का प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्व पवन चलेगी, शीत ऋतु में पछुआ पवन चलेगी, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हवाएं होती हैं बीच में आके क्रैश करती हैं, इसलिए इसको संक्रमण क्षेत्र भी बोलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, ज्योग्राफी पूरी कॉमन सेंस की ही चीज़ है। अगर पूर्वा पवन का प्रभाव रहेगा, कब रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में, तो डेफिनेटली यही है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, शीत ऋतु में वर्षा होगी नहीं, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षा होगी। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि शीत ऋतु में यहाँ पछुआ पवन प्रभाव रहेगा तो यहाँ पे भी शीत ऋतु में वर्षा होगी, बिल्कुल। लेकिन शीत ऋतु में क्या यहाँ पे वर्षा होगी चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में जितनी यहाँ पर होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तरफ से हवा चलती है, यानी पश्चिम की तरफ से हवा चल रही है, और यहाँ आते आते हवा का प्रभाव कम हो जाएगा और जलवाष्प भी कम हो जाएगा। सेम स्थिति यहाँ की भी है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की। ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन क्या होगी, शीत ऋतु में वर्षा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है। तो आप चर्चा कर लेते हैं एक बार कि 30 से 45 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है महाद्वीप के पूर्व में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का
विकास पाया जाता है। यहाँ पूर्वा पवन के प्रभाव से क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि शीत ऋतु में उतनी वर्षा नहीं होती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। शीत ऋतु में यहाँ पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, इसलिए क्या होता है कि शीत ऋतु में यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा इसी पवन से होती है। इस प्रदेश में क्या होता है कि जो वन पाए जाते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय वन कहेंगे। ऐसे वनों को रोम सागरीय वन भी कहा जाता है। यहाँ जो फल पाए जाएंगे खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं। बाकी पूरी कहानी हमारे इसमें लिखी हुई है, पूरी कहानी नीचे आप लोग देखकर इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा मैंने कर ली, सिर्फ मैं डायग्राम पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और हम चर्चा करना चाहते हैं इसमें, आप देखिएगा। देखिए, जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होता है वहाँ पे क्या होता है, कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कुछ झाड़ियाँ पाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में मुख्यतः झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम के से जानते हैं। जैसे यूरोप में क्या बोलते हैं भैया, यूरोप में बोलते हैं मैक्यूश, यूरोप में बोलते हैं मैक्यूश, कैलिफोर्निया में बोलते हैं चैपरल, दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं फाइन बोस, चिली में बोलते हैं मैटोरल और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं मैली। ये जलवायु दिशा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है भैया। आइए हम मृदा पे चर्चा कर लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो टेरा रोजा मृदा पाई जाती है। ये मृदा कैसी होती है भैया, ये एक ऐसी मृदा होती है जिसका जो विकास होता है चूना पत्थर से होता है, ठीक है। चूना पत्थर से इसका विकास होता है, यानी क्या होती है, एक प्रकार से कंकरीली मृदा टाइप की होती है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। सेम उसी से मिलता जुलता एक है टेरा रोक्सा मृदा। कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैंने एक साथ लिखा टेरा रोजा, टेरा रोक्सा में कंफ्यूजन मत होइएगा भैया। जो टेरा रोजा मृदा होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की है, और जो टेरा रोक्सा मृदा होती है वो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप ब्राजील में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो लावा जब ठंडा होता है तो उससे होता है। इस प्रकार से क्या है, यह एक अम्लीय मृदा है जो काफी चाय कृषि के लिए क्या होती है, अत्यंत अनुकूल होती है। अब हम बात कर लेते हैं समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। भैया मैंने विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात कर ली, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, मैंने विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात कर ली, उष्ण विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की चर्चा हो गई। फिर मैंने कहा 10 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी आपकी मानसूनी जलवायु प्रदेश, बीच में समाना सूडान तुल, इधर पाई जाएगी मरुस्थलीय। फिर 30 से 45 यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ चीनतुल पाया जाएगा, यहाँ भूमध्य सागरीय पाया जाएगा, और बीच में क्या पाया जाएगा, स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। बीच में क्या पाई जाएगी, स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कौन सा, अब हम बात करने चल रहे हैं 45 से 60 डिग्री के बीच में जो पाई जाती है, यानी इसके बीच में जो समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश है, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। आपके 45 से 60 डिग्री का क्षेत्र होता है। क्या होता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इस जलवायु प्रदेश में 45 से 60 डिग्री के बीच में महाद्वीप की अगर पूर्व में बात करें तो लारेशियन जलवायु, बीच में साइबेरियन जलवायु, और पश्चिम में क्या होता है, ब्रिटिश तुल जलवायु प्रदेश, या इसे बोलते हैं पश्चिमी यूरोप तुल जलवायु प्रदेश का विकास पाया जाता है। अभी तक क्या था, यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, यहाँ हवाएं क्या होती हैं कि पछुआ पवन चलती है यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती हैं। इधर यहाँ पूर्व की तरफ से आपको हवाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इस जलवायु प्रदेश में क्या होगा, पश्चिम की तरफ से हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं, यानी और ये जो हवाएं होती हैं स्पेशली शीत ऋतु में ज़्यादा प्रभावी होती हैं। वही देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इस जलवायु प्रदेश में, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में क्या होता है, शीत ऋतु में पछुआ पवन का अधिक पावरफुल हो जाती है। पछुआ, अब बताइए यहाँ पे जब पछुआ पवन का प्रभाव रहेगा तो यहाँ जो वर्षा की मात्रा होगी भैया, इधर से क्या होगा, इधर की ओर क्या होगी, घटती जाएगी ना। तो यहाँ आते थे वर्षा तो बहुत नाम मात्र की होगी, लेकिन ये भी आप समझिए कि शीत ऋतु में हो रही है, यानी शीत ऋतु में यहाँ अधिक वर्षा होगी और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी, यहाँ की शुष्क होगी। ये तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं आप, आ रहा है समझ में, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए बीच में जो मैंने जलवायु प्रदेश छोड़ा उसको लास्ट में पढ़ेंगे। ये जो बीच में हमने छोड़ रहे हैं ये जलवायु प्रदेश तीनों छोड़ा है, मैंने बाद में पढ़ेंगे। अभी हम किनारे के पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, वही पढ़ते हैं उसको भी, टेंशन मत लीजिए उसके। अब देखिए यहाँ पे 45-60 डिग्री बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस अक्षांशीय विस्तार में मैंने बता ही दिया कि वर्ष भर पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, साल भर यहाँ पछुआ पवन चलती रहती है। इसलिए जो वर्षा की मात्रा होगी उसमें क्या होगी, कमी क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर होती जाएगी। और पछुआ पवन क्या होती है, शीत ऋतु में अधिक शक्तिशाली होती है। यह सर्वाधिक वर्षा कब होगी, इस ऋतु में, शीत ऋतु में होगी, इस अक्षांश में, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, अब बात कर लेता हूँ ब्रिटिश तुल जलवायु प्रदेश की। मैं ब्रिटिश तुल जलवायु प्रदेश की बात कर लेता हूँ। अब देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा कि जैसे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में क्या होता है, साल भर वर्षा होती है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होती है, वर्षा तो सेम होती है, लेकिन जो वर्षा की जो मात्रा होती है ना,
वो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की तुलना में यहाँ थोड़ा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये पछुआ पंख का जो प्रभाव होता है साल भर होता है, तो यहाँ वर्षा तो साल भर होती रहती है, लेकिन जो वर्षा की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, थोड़ी इसमें कम होती है, क्योंकि जो यहाँ वर्षा की मात्रा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। और मैंने अभी बताया आपको कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा जो होती है 250 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वर्षा की जो मात्रा है उसमें तो कमी है, लेकिन जो वर्षा के दिन है वो लगभग एक समान ही होते हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो 45 से 60 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र होता है, यहाँ पे कुछ समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। आप पढ़े होंगे, यहाँ देखिए मैंने बताया कि समशीतोष्ण क्षेत्र है, ये समशीतोष्ण क्षेत्र, इसलिए यहाँ समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षण भी होता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है स्थलीय तथा जलीय दोनों भागों में होती है। आप समशीतोष्ण चक्रवात वगैरह क्या होता है ये आप फिजिक्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उस पर मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो कथन बना दूं मैं, एक कथन ये बना दूं मैं कि कथन यह है भैया कि ब्रिटिश स्थूल जलवायु प्रदेश एक शीताद्र जलवायु प्रदेश है। ब्रिटिश स्थूल जलवायु प्रदेश एक शीताद्र जलवायु प्रदेश, शीताद्र जलवायु प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। फिर है कि यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित पछुआ पवन के प्रभाव क्षेत्र, भाई दोनों स्टेटमेंट सही है ना आपके, और व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर है ब्रिटिश स्थूल जलवायु प्रदेश में मुख्यतः मुलायम लकड़ी के वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है भैया। यह उच्च अक्षांशीय में स्थित है, दोनों भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा, लारेशियन जलवायु प्रदेश की। कौन सा, इस जलवायु प्रदेश की बात कर लेता हूँ, लारेशियन जलवायु प्रदेश की। आप देख सकते हैं कि ये जलवायु प्रदेश ही 45 से 60 डिग्री अक्षांश में महाद्वीप के पूर्व में पाया जाता है। देखिए 45 से 60 डिग्री अक्षांश में क्या होता है कि महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, तो यहाँ लारेशियन जलवायु विस्तार है। और यहाँ शीत ऋतु में क्या होता है, पछुआ पंख का प्रभाव जो होता है बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु में वर्षा क्या होती है, एकदम नहीं के बराबर होती है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, संवहनी तरंगों के द्वारा 75 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर हो भी जाती है लगभग। अब ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, संवहनी तरंगे थोड़ा प्रभाव रहता है, इसलिए कुछ वर्षा उससे हो जाती है। यह जलवायु प्रदेश मुख्यतः किसके लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछता है कि बसंतकालीन गेहूं के लिए कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे फेमस है, तो वो जलवायु प्रदेश आपका कौन सा है, लारेशियन जलवायु प्रदेश है, जहाँ पे बसंतकालीन जो गेहूं होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। ठीक है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। तो ये मुझे लगता है ये भी चीज कर लिया मैंने। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर का जलवायु प्रदेश बचा है, इसे बोलते हैं शीत या टुंड्रा जलवायु प्रदेश। आइए देख लेते हैं इसको हम लोग, ये यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब जो जलवायु प्रदेश हमने छोड़ा था ना भैया, बीच वाला छोड़ा था ना, ये वाला हमने, ये सारे हम चर्चा कर लेते हैं बीच के। ठीक है, आइए लाइन से देखते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे टुंड्रा जलवायु प्रदेश का, सबसे ऊपर वाला पहले चर्चा, उसके बाद बात कर देते हैं। अब टुंड्रा जलवायु प्रदेश एक ऐसा जलवायु प्रदेश होता है जहाँ पर आपको पता है तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होता है तो यहाँ जो बर्फ होती है ना, ऐसे परत के रूप में जमी होती है। जब परत के रूप में जमी होती है तो यहाँ पे वनस्पति का जो विकास होता है वो नहीं होता है, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ की जलवायु होती है उसको हेकिस्टोथर्मल जलवायु कहते हैं। हम बात कर लेते हैं सवाना या सूडान तुल जलवायु प्रदेश की, इसकी बात कर लेता हूँ। इस जलवायु प्रदेश में होता क्या है, देखिए एक चीज़ और भी चर्चा करूँगा मैं। देखिए जो तापमान होता है, देखिए तापमान में कमी होती जा रही है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, यहाँ उससे थोड़ा कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ क्या होता है बिल्कुल कम। तो ये टेम्परेचर मैंने दिखाया हुआ है कि टेम्परेचर जो होता है भैया वो क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, घटते क्रम में जा रहा है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश के बारे में मैंने लिखा हुआ है, मेरे सारे साथी पढ़ लेंगे। सवाना सूडान जलवायु प्रदेश पर चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है, चर्चा कर लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सूडान जलवायु प्रदेश पे, ये आप देख सकते हैं 10 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में कहाँ मिलती है, महाद्वीप के मध्य में पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ क्या होता है, वर्ष भर उष्णता आर्द्रता की स्थिति पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु के बाद सर्वाधिक जो संवहनीय वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है। ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें सवाना बोलते हैं। उन्हीं के नाम से है भी ये सवाना जलवायु प्रदेश। ठीक है, सवाना बोलते हैं। और ये जो सवाना घास के मैदान है सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। यह कठोर घास होती है और इसे पशु बहुत खाना पसंद नहीं करते हैं। इनकी जो लंबाई भी होती है इन घासों की वो लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए पशु इनको पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ें इसकी विशेषता हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश की। ठीक है, ये जलवायु प्रदेश क्या है, 30 से 45 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के मध्य में पाई जाती है। यहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ऐसे आपको दिखा देता हूँ मैं, नीचे लिखा है मैंने, सारे नोट्स में मैंने सारे लिखे हुए हैं। देखिए ये स्टेपी जलवायु प्रदेश में देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के मध्य में स्टेपी जलवायु का विस्तार है। यहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपाज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, एशिया यूरोप में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, इन घास के मैदान
इन घास के मैदानों में पौष्टिक घास अल्फा अल्फा पाई जाती है, जो पशुओं के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समशीतोष्ण घास के मैदान विश्व में गेहूं की कृषि के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है। यह मैदान पशुपालन हेतु भी महत्वपूर्ण है। प्रायः मांस के उद्योग तथा ऊन उत्पादन के उद्देश्य से पशु पाले जाते हैं, इसलिए इन घास क्षेत्रों को मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइबेरियन जलवायु प्रदेश की। ऊपर जो कि आपको दिखाया था मैंने, इस जलवायु प्रदेश की बात कर लेता हूँ, लास्ट वाले का जो कि लास्ट बचा हुआ है। इस जलवायु प्रदेश की बात करूँ तो ये 45-60 डिग्री सेल्सियस विस्तार में महाद्वीप के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ मुख्यतः कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कोरधारी, शंकुधारी या टैंगावन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता होगी। ये भैया विश्व जलवायु प्रदेश था। कुछ चीज़ें हम यहाँ चर्चा कर लेंगे, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तापांतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तापांतर पढ़ लेते हैं। तापांतर जो मैंने यहाँ लिखा है उसको जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है इसको यहाँ समझिएगा क्या लिखा है मैंने। देखिए लिखा है मैंने कि उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में 0 से 30 डिग्री में सर्वाधिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु में पाया जाता है। यानी कहने का सेंस मेरे ये है कि 0 से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में इसे बोलते हैं उष्णकटिबंध का क्षेत्र बोलते हैं। 0 से 30 डिग्री क्या होता है? उष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है। तो यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय जलवायु दिशा में पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंध के क्षेत्रों में सर्वाधिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तापांतर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में आपको पता है जलवाष्प की कमी होती है। दिन के समय सौर ऊर्जा की प्राप्ति ज़्यादा होती है, रात्रि के समय क्या होता है? जलवाष्प के अभाव में क्या होता है? पार्थिव विकिरण की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसलिए दिन का तापमान तो अधिक रहता है लेकिन रात का तापमान कम हो जाता है। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र का तापांतर क्या होता है? सबसे अधिक पाया जाता है। सभी जलवायु प्रदेशों में सर्वाधिक तापांतर कहाँ का मिलेगा? तो वो मिलेगा साइबेरियन जलवायु प्रदेश का। कहाँ मिलेगा? साइबेरियन जलवायु प्रदेश का, जो कि ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक तापांतर का अगर पूछेगा, अगर ये कुछ दो तरह क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भैया उष्णकटिबंध में सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाएगा। लेकिन ये पूछ ले कि सारे जो जलवायु प्रदेश जितने हैं इनमें सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो साइबेरियन जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिन के समय तापमान क्या होता है? 10 सेंटीग्रेड पर रहता है, लेकिन रात्रि के समय क्या होता है? माइनस में चला जाता है। इसलिए क्या होता है? यहाँ सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। अब यहाँ के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश को क्या बोलते हैं? मेगा थर्मल जलवायु बोलते हैं। मरुस्थलीय वन प्रदेश को क्या बोलते हैं? जीरोफाइड जलवायु बोलते हैं। समशीतोष्ण वन प्रदेश को क्या बोलते हैं? मीजोथर्मल। यह सारे पूछे गए हैं, ये मैंने कहानी नहीं लिखी यहाँ पे। एक एक शब्द, मेरे सारे शब्द क्या कहते हैं क्वेश्चन बन सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। फालतू चीज़ मैं लिखता नहीं हूँ नोट्स में अपने। शंकुधारी वन प्रदेश को माइक्रोथर्मल और टुंड्रा वन प्रदेश को बोलते हैं हाइक्स्टोथर्मल। तो भैया ये था हमारा विश्व जलवायु प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपने से जितना अच्छा हो सका समझाया मैंने। सारे नोट्स को पढ़ना मेरे लिए औचित्य नहीं था। ठीक है, और जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं जिनको हमारे जो नोट्स है अगर ये पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो अगर आप कहेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं इसको एक बार, जिसको जो प्रॉब्लम होगी अगर नोट्स पढ़ने में, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। वैसे बहुत क्लियर राइटिंग में लिखा है, कुछ समझ में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है विश्व जलवायु प्रदेश का, इसको आप लोग कोशिश करिएगा कि 5 जून तक पढ़ लीजिए। 6 जून से इस पर क्विजेज होंगी, 2-3 दिन लगातार क्विज चलेगी, एकदम रटा देंगे ब्रेन में एकदम। तो फिर हम लोग उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो अगला टॉपिक हमारा है वो होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 दिन चलेगा टॉपिक हमारा, बेहतरीन डिस्कशन होगा। और फिर दक्षिण अमेरिका के बाद जब हो जाएगा तो इस पर भी क्विजेज होंगी। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका स्टार्ट करेंगे, इस पर क्विजेज कराएंगे, फिर अफ्रीका करेंगे, इस पर क्विजेज कराएंगे। सारे पे टॉपिक कवर जैसे जैसे होते जाएंगे, सब पे 30 से 40 क्विजेस कराते जब ये विश्व जलवायु प्रदेश हमारा आकर एशिया महाद्वीप पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एशिया महाद्वीप खत्म करते हम लोग एशिया महाद्वीप से तुरंत क्या हो जाएंगे? इंडिया की तरफ मूव हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे विश्व जलवायु प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा इस पर आपके 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।